हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेयर विद शो। फ्रेंड्स, आज हम डिजिटल बैंकिंग के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तो ये चैप्टर फ्रेंड्स इंटरनेट बैंकिंग के बारे में। तो हम देखेंगे इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, ये सारी बातें यहाँ पर हम जानने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। हाउ इंटरनेट बैंकिंग वर्क्स पे बात करेंगे। तो होता क्या है कि एक आपका देखिए सीबीएस में सारा डेटा होता है ना, कोर बैंकिंग सर्विसेज में या कोर बैंकिंग सर्वर में सारा डेटा होता है, जहाँ पर कस्टमर का ट्रांजैक्शन कितनी हुई है, कितना खाते में बैलेंस, ये सारी चीज़ें दे रखी होती हैं। अब अगर हम किसी तरह से सीबीएस को इंटरनेट से कनेक्ट कर पाएँ किसी वेबसाइट के थ्रू, तो वही इंटरनेट बैंकिंग हो जाएगी, ताकि वो कस्टमर जो है इंटरनेट के थ्रू अपना पैसा जो है ट्रांसफ़र कर सके और भी बहुत सारी सर्विसेज़ का यूज़ कर सके। तो यही बेसिकली इंटरनेट बैंकिंग है। हम में से ज़्यादातर लोग इंटरनेट बैंकिंग ऑलरेडी यूज़ करते हैं। थोड़ा-सा डिटेल में चर्चा करेंगे यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग काम कैसे करती है। एन इंटरनेट बैंकिंग सर्वर होस्ट द इंटरनेट बैंकिंग प्रोग्राम एंड इज़ इंटरफेस्ड विद द सीबीएस सर्वर। ठीक है? तो इंटरनेट बैंकिंग सर्वर जो होता है, वो इंटरनेट बैंकिंग प्रोग्राम को होस्ट करता है और ये इंटरफेस मतलब इसको जोड़ा जाता है किसके साथ में, सीबीएस सर्वर के साथ में। तो ये 2 सर्वर हो गए ना, एक सीबीएस सर्वर हो गया आपका और एक इंटरनेट बैंकिंग सर्वर हो गया। दोनों एक दूसरे से मिल करके जो है बैंकिंग प्रोग्राम को चलाते हैं। यूजुअली कस्टमर एक्सेस इंटरनेट बैंकिंग पेज थ्रू अ डेजिग्नेटेड वेब सर्वर व्हिच इज प्लेस्ड इन डीएमजेड डीमेटलाइज्ड जोन फॉर सिक्योरिटी रीजन। तो नॉर्मली कस्टमर क्या करेंगे, इंटरनेट बैंकिंग पेज को एक्सेस करते हैं कैसे, एक डेजिग्नेटेड वेब सर्वर रखा होता है, एक सर्वर होता है जो कि इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए रखा जाता है। और इस वेब सर्वर को कहाँ रखा जाता है, डीएमजेड डीमेटलाइज्ड जोन में। किस वजह से, सिक्योरिटी के कारण। अब डीमेटलाइज्ड जोन क्या होता है फ्रेंड, थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये आपका सर्वर है, ठीक है। तो अगर मतलब ऐसे समझ लीजिए कि अगर जो है आप अपने सर्वर को पब्लिकली अवेलेबल अगर करवाते हैं, है ना, पब्लिकली अवेलेबल करना मतलब हर कोई एक्सेस कर सकता है इंटरनेट से। तो अगर हर कोई इंटरनेट से एक्सेस कर सकता है, तो इसका मतलब वो इसको हैक भी कर सकता है। तो उसी चीज़ से बचाने के लिए यहाँ पर एक फायरवॉल की सेफ्टी यूज की जाती है। इस सर्वर को एक्सेस करने से पहले उसे पब्लिक को फायरवॉल से होकर गुजरना पड़ता है और ये फायरवॉल बचाती है इसे जो है गलत हाथों में जाने से। तो ये जो ज़ोन बना है यहाँ पर आपका, इसे ही डीमेटलाइज़्ड ज़ोन कहा जाता है, ठीक है? तो कस्टमर क्या करता है, इंटरनेट बैंकिंग पेज को एक्सेस करता है, जो आप होम पेज खोलते नहीं इंटरनेट बैंकिंग का, उसे एक्सेस करता है किसके थ्रू? एक डेजिग्नेटेड वेब सर्वर होता है। एक मतलब डेजिग्नेटेड मतलब होता है एक वेब सर्वर ऐसा जो कि इसी काम के लिए बना हुआ है, इसी काम के लिए रखा गया है, जो कि डीमेटलाइज़्ड ज़ोन में रखा जाता है सिक्योरिटी के कारण से, ताकि कोई हैक वगैरह ना कर पाए। अब कस्टमर जो है इंटरनेट बैंकिंग पेज को विज़िट करना चाहें, तो वो अपने पीसी से, यानी उनके पास जो कंप्यूटर है, जो आपका मोबाइल फ़ोन है, जो आपका लैपटॉप है, जो आपके पास टैब वगैरह है, इन सभी के थ्रू आप इंटरनेट बैंकिंग पेज को एक्सेस कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। दे कैन रजिस्टर एंड लिंक देयर अकाउंट्स एंड दीज अकाउंट कैन बी एक्सेस्ड ऑपरेटेड थ्रू द इंटरनेट। तो वहाँ पर जा कर के इंटरनेट बैंकिंग के पेज पर आप जो है अपने आप को रजिस्टर भी कर सकते हैं, अपने अकाउंट को लिंक कर सकते हैं और वो अकाउंट बाद में आप चाहें तो एक्सेस और ऑपरेट कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। बैंक प्रोवाइड यूजर आईडी एंड पासवर्ड फॉर लॉगिन। ठीक है, तो बैंक क्या करेगा, आपको यूजर आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करेगा ताकि आप इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन कर सको। इसके बगैर तो आप लॉगिन कर ही नहीं सकते हैं। आप जब लॉगिन करते हैं, जब आप लॉगिन अटेम्प्ट करते हैं, लॉगिन करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग सर्वर वेरीफाइज द आईडी पासवर्ड। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो भी कस्टमर ने डिटेल डाला हुआ है, यूजर आईडी और पासवर्ड, उसको वेरीफाई करता है कहाँ से, जो डेटाबेस में पहले से स्टोर्ड है लॉगिन डिटेल्स के रूप में। और अगर जो है डिटेल्स सही पाई जाती हैं तो परमिट जो है कर देता है लॉगिन को, अगर वो टैली करते हैं, मतलब अगर डेटा मैच कर जाता है तो लॉगिन अलाउ कर दिया जाता है। द सॉफ्टवेयर लिंक्स द कस्टमर टू हिज सीबीएस अकाउंट एंड देन ही कैन ट्रांजैक्ट एज पर मेनूज इन द वेब पेज। तो कस्टमर जो ये सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, सीबीएस अकाउंट से अब आपको इंटरनेट बैंकिंग आपके सीबीएस से लिंक हो जाती है और अब जो भी मेनूज ऑप्शन अवेलेबल है, मेनू का मतलब होता है फ्रेंड, जो जब आप वहाँ पर जाते नहीं तो यहाँ पर होम होता है, फाइल होती है, कॉपी होता है। अगर किसी कंप्यूटर में जो मेनू ऑप्शन होता है अगर आप खोलें तो कॉपी पेस्ट कट ये सारी चीज़ होती है, तो उसी तरीके वहाँ मेनू अवेलेबल रहता है कि आप आईएमपीएस करना चाहते हैं या फिर आप नेफ्ट करना चाहते हैं, आरटीजीएस करना चाहते हैं, आप एफडी ऑनलाइन ओपन करना चाहते हैं या अकाउंट स्टेटमेंट जनरेट करना चाहते हैं या लास्ट 10 ट्रांजेक्शन देखना चाहते हैं या लास्ट जो है 1 महीने का स्टेटमेंट चाहते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे मेनूज अवेलेबल होते हैं जिनकी सहायता से आप जो है अपने अपने जो है अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग यूजेज मैनी एडिशनल चेक्स फॉर सम आर ऑल ट्रांजेक्शन एज द रूल सेट बाई बैंक। तो बैंक जैसा नियम सेट करते हैं उसके हिसाब से कुछ एडिशनल चेक भी परफॉर्म किए जाते हैं
कभी-कभी कुछ ट्रांज़ैक्शन के लिए और कभी-कभी सभी ट्रांज़ैक्शन के लिए, जैसा भी बैंक ने नियम बना रखा हो। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या होता है कि यूज़र आईडी और पासवर्ड बैंक देता है और उसको क्रॉस वेरीफ़ाई किया जाता है ना, वेरीफ़ाई किया जाता है कि जो आईडी और पासवर्ड आपने डाला है वो मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। अगर मैच करता है, टैली करता है, तो आपको लॉगिन परमिट कर दिया जाता है। तो एक तो ये हो गया आपका पहले से ही कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड मैच करवाता है। साथ ही साथ कुछ एडिशनल चेक्स भी लगाए जाते हैं। वो कौन-कौन से एडिशनल चेक हैं? जैसे सिक्योरिटी चेक विथ एडिशनल क्वेश्चन। कुछ एडिशनल क्वेश्चन आपसे सेट करवाए जाते हैं। जब आप पहली बार इंटरनेट बैंकिंग अपनी जो है सेट करते हैं फ्रेंड, तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आपके पेट का नाम क्या है? आपके पहली जॉब कहाँ पर मिली? कुछ इस तरीके के जो है 10-20 क्वेश्चंस होते हैं या 2-4 क्वेश्चन होते हैं। हर बैंक का अपना-अपना नियम है। वो उसमें आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं और उसके आंसर आपसे सेट करवाते हैं। फिर जब कभी भी जो है ज़रूरत पड़ती है, इंटरनेट बैंकिंग को डाउट होता है कि आप जो है सस्पिशियस एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उस केस में वो क्या करता है, पासवर्ड के अलावा यूज़र आईडी पासवर्ड डाला, फिर आपसे वो क्वेश्चन भी पूछता है ट्रांज़ैक्शन करते समय कि आप ये बताइए कि आपके पेट का नाम क्या था? अगर मान लीजिए आपने ये क्वेश्चन सेट किया, तो जो भी नाम आपने डाला वो उसका आंसर आप ही कर पाओगे, सभी इस बात का आंसर नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये एडिशनल सिक्योरिटी चेक हो जाता है। ओटीपी आती है आपको, है ना? लॉगिन आईडी और पासवर्ड के अलावा जब आप एंटर करते हैं, तो आपके मोबाइल पर या आपके ईमेल पर जो है आपको ओटीपी दी जाती है ताकि आप ट्रांज़ैक्शन कर पाएँ। ये ओटीपी सिर्फ़ आप ही के रजिस्टर्ड मोबाइल पर आती है, तो इस तरीके से ये भी एक एडिशनल चेक हो गया, ठीक है? दिस हैज़ बिकम दिस इज़ बिकॉज़ इंटरनेट बैंकिंग हैज़ सम इन्हेरेंट रिस्क अटैच्ड टू इट। अभी ऐसा क्यों करते हैं एडिशनल सिक्योरिटी वाला काम? क्योंकि कुछ इन्हेरेंट रिस्क जो है एसोसिएटेड होते हैं इंटरनेट बैंकिंग के साथ में। आगे जैसे लेक्चर आएगा पार्ट 2, पार्ट 3, उसमें हम ये इन्हेरेंट रिस्क में देखेंगे कि कैसे कौन-कौन से मालवेयर हैं जो इसको अफ़ेक्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे फ्रेंड्स, ओके। तो इंटरनेट बैंकिंग में हमने फ्रेंड्स देख लिया जो है इंटरनेट बैंकिंग कैसे काम करती है। एक तो इंटरनेट बैंकिंग का सर्वर होता है जिसको जो है कनेक्ट किया जाता है किसके साथ? सीबीएस सर्वर के साथ कनेक्ट किया जाता है और कस्टमर जो है बैंकिंग का इंटरनेट बैंकिंग का जो पेज होता है उसको जो है एक डेजिग्नेटेड वेब सर्वर के थ्रू खोलते हैं जो कि डीमेटलाइज्ड ज़ोन में रखा होता है सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से। कस्टमर चाहे तो इंटरनेट बैंकिंग को खोलने के लिए वो कई तरीके यूज़ कर सकता है। अपने अपने कंप्यूटर पर, पीसी पर, अपने मोबाइल फ़ोन पर ओपन कर सकता है, लैपटॉप पर ओपन कर सकता है, टैबलेट या टैब पर ओपन कर सकता है, जहाँ पर भी वो एक्सेस करना चाहे एक्सेस कर सकता है। इसके लिए आपको रजिस्टर करना होता है और अपने अकाउंट को लिंक करना होता है, चाहे वो आप ब्रांच में जाकर के करिए, चाहे अगर बैंक अलाउ करता है तो आप ऑनलाइन घर बैठे भी कर सकते हैं, या कई सारे बैंक आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो उसी के साथ ही दे देते हैं, ठीक है? ताकि आप जो है अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकें, ऑपरेट कर सकें। जो बैंक यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको प्रोवाइड किया है उसकी सहायता से जब आप लॉगिन करते हैं, तो बैंक का इंटरनेट बैंकिंग सर्वर वो चेक करता है कि जो आईडी और पासवर्ड आपके द्वारा डाला गया है वो सही है या नहीं है। अगर वो सही पाया जाता है तो आपको लॉगिन अलाउ कर दिया जाता है, अगर नहीं सही पाया जाता है तो आपको लॉगिन अलाउ नहीं किया जाता है, एरर दे दी जाती है कि पासवर्ड रॉन्ग है या कुछ और दे दिया जाता है, ठीक है? उसके बाद में जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, आपको अब इंटरनेट बैंकिंग के पेज पर जब आप गए तो इससे जो है सीबीएस का जो आपका अकाउंट है वो इससे अटैच हो जाता है। अब अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो भी मेनूज अवेलेबल है, जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है उसके थ्रू आप उस वेब पेज पर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब इंटरनेट बैंकिंग जो है यूज़र आईडी पासवर्ड के अलावा और भी एडिशनल चेक लगाती है। डिपेंड करता है कि बैंक का रूल क्या कहता है। कुछ बैंकों में केवल कुछ ट्रांजैक्शंस पर जो है एडिशनल चेक लगाए जाते हैं, कुछ बैंकों में सभी ट्रांजैक्शन पर एडिशनल चेक लगाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए सिक्योरिटी चेक के तौर पर एडिशनल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं जब आप ट्रांज़ैक्शन कर रहे हों। साथ ही साथ आपको ओटीपी भी भेजा जाता है। नॉर्मली हर ट्रांज़ैक्शन पर ओटीपी आता ही आता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर या ईमेल आईडी पर, ताकि आप वो ओटीपी डालें और अपने ट्रांज़ैक्शन को वेरीफ़ाई कर सकें फ्रेंड्स, ओके। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंटरनेट बैंकिंग जो होती है उसमें कुछ इन्हेरेंट रिस्क होते हैं, मतलब उसमें ऑटोमेटिक रिस्क होता ही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप एक बार इंटरनेट की दुनिया से कनेक्ट हो गए तो रिस्क तो ऑटोमेटिक है। इंटरनेट में जो कुछ भी है वो सेफ़ नहीं है, हम ये मानकर चल सकते हैं फ्रेंड्स, ओके। उसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे और अगला टॉपिक लेंगे जो कि ये है कि इंटरनेट बैंकिंग के जो प्रोडक्ट है हमारा इंटरनेट बैंकिंग का उसके क्या-क्या फीचर्स हैं। तो कुछ डिटेल मतलब कुछ फीचर्स हम यहाँ पर बात करेंगे, उनके बारे में डिटेल में चर्चा भी करेंगे फ्रेंड्स, ओके। ऑफ लेट इंटरनेट बैंकिंग हैज़ टेकन अ फिनोमिनल लीप इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन, सर्विसेज ऑफर्ड, कन्वीनियंस एंड मैनी पावर पैक्ड फैसिलिटीज बीइंग ऑफर्ड बाय वेरियस बैंक। तो अगर देखा जाए कि मतलब पिछले कुछ समय में जो है बहुत ज़्यादा चेंजेज आए हैं इंटरनेट बैंकिंग में, जो प्रोडक्ट इनोवेशन हुई है, जो सर्विसेज ऑफ़र की जाती है इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा, जो कन्वीनियंस कस्टमर को दिया जा रहा है, तो ये काफ़ी सारे नए चेंजेज़ आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन-कौन से प्रोडक्ट हैं जो ऑफ़र किए जाते हैं या कौन-कौन सी सर्विसेज़ है जो इंटरनेट बैंकिंग में ऑफ़र की जाती है नॉर्मली बैंकों के द्वारा। इसके अलावा भी हो सकती है, ये कुछ हैं उनमें से, ठीक है। सम ऑफ द कैटेगरीज़ ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज़ ऑफर्ड बाय बैंक्स आर एज़ फॉलोज़। तो इंटरनेट बैंकिंग में कौन-कौन सी सर्विसेज़ दी जाती है? एक तो अकाउंट की डिटेल आप निकाल सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसको सीधे-सीधे अकाउंट डिटेल्स, रेमिटेंस एंड फंड ट्रांसफ़र,
सर्विस रिक्वेस्ट, ये सारी चीज़ें ऐसे ही पढ़ सकते हैं, पर थोड़ा डिटेल में पढ़ लेने से आपको ध्यान रहेगा, इसलिए थोड़ा-थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अकाउंट की डिटेल आप देख सकते हैं। वन कैन ट्रैक द एंटायर अकाउंट डिटेल बाय व्यूइंग द बैलेंस, डाउनलोडिंग स्टेटमेंट एंड मोर। मतलब आप जो है अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं, स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल अदर अकाउंट, इसके अलावा जो और भी अकाउंट्स हैं, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड का डिटेल हो गया, लोन अकाउंट हो गया, डीमैट अकाउंट हो गया, ये सभी आप अपने इंटरनेट बैंकिंग से लिंक कर सकते हैं और जब चाहें उन्हें सिंगल लोकेशन पर ट्रैक कर सकते हैं। इवन पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि अकाउंट भी अब लिंक किए जा सकते हैं आपके इंटरनेट बैंकिंग से। तो एक ही जगह पर आप देख रहे हैं कि सब कुछ आपको मिल रहा है, आपका सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, लोन अकाउंट, डीमैट अकाउंट, आपके क्रेडिट कार्ड का जो है अनबिल्ड अमाउंट जो भी है, ठीक है, पीपीएफ अकाउंट्स, एसएसए अकाउंट, है ना, अटल पेंशन योजना अकाउंट, ये सारे अकाउंट आप एक जगह देख सकते हैं। तो ये एक अच्छा फीचर है। दूसरा, रिमिटेंस एंड फंड ट्रांसफ़र। अब आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस यूपीआई के थ्रू। इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी अगर आपके पास है तो आप फंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी वन कैन ट्रांसफ़र फंड टू ओन अकाउंट इन सेम बैंक और अदर बैंक अकाउंट आर टू बैंक अकाउंट ऑफ अदर्स विद द सेम बैंक और विद डिफरेंट बैंक। मतलब कहने का, आप अपने खुद का अकाउंट, आपके 2 अकाउंट है तो आपस में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर एक आपका अकाउंट है, एक आपके फ्रेंड का अकाउंट है, चाहे वो इसी बैंक में हो, सेम बैंक में, चाहे डिफरेंट बैंक में हो, पैसा आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। इसके लिए जो है आप नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी इंटरनेट बैंकिंग, आईबीएस में ये सर्विस भी उपलब्ध करवाई जाती है। रिक्वेस्ट सर्विसेज, मतलब आप कुछ चीज़ों की रिक्वेस्ट कर सकते हैं ऑनलाइन अभी इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। जैसे आपको चेकबुक मंगवानी है, आपको डिमांड ड्राफ्ट ऑर्डर करना है, या आपको स्टॉप चेक पेमेंट करनी है, या डेबिट कार्ड के, क्रेडिट कार्ड के लॉयल्टी पॉइंट जो आप पॉइंट्स अर्न करते हैं, अगर उनको रिडीम करना है, तो ये सारे काम जो है आप कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, ठीक है। तो देखिए, आपको चेकबुक रिक्वेस्ट करनी है, ईजी है। आप वहाँ पर जाएंगे, ऑप्शन होगा रिक्वेस्ट फॉर चेकबुक, वो पूछेगा कितनी लीफ होनी चाहिए, कितने पेज होने चाहिए। 100 पेज हैं तो 100 पेज की जो है आपने ऑर्डर कर दी, वो आपको मिल जाएगी। डिमांड ड्राफ्ट आप बनवा सकते हैं। स्टॉप चेक पेमेंट क्या होता है फ्रेंड्स? अगर मान लीजिए आपने कोई चेक इशू किया है, से फॉर 10 लाख, ठीक है, लेकिन आप नहीं चाहते कि उस 10 लाख रुपए के चेक की पेमेंट हो किसी भी वजह से, तो आप स्टॉप चेक पेमेंट जो है एक रिक्वेस्ट होती है। आप अपने इंटरनेट बैंकिंग में जाएंगे, वहाँ स्टॉप चेक पेमेंट पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर अपने चेक का नंबर डालेंगे, अमाउंट डालेंगे और सबमिट करेंगे। तो इस चेक की पेमेंट अब नहीं हो सकती है क्योंकि आपने उसे मना कर दिया है। तो ये होता है फ्रेंड जो है स्टॉप चेक पेमेंट, ठीक है। डेबिट कार्ड के लॉयल्टी पॉइंट, जब आप क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से परचेजिंग करते हैं सर्टन स्टोर्स पर या पेट्रोल पंप पर, तो वहाँ पर आपको कुछ सर्टन पॉइंट मिलते हैं। हर 100 रुपए के खर्च पर मान लीजिए आपको 20 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो वो सारे पॉइंट इकट्ठा करके आप रिडीम कर सकते हैं, कुछ सर्टेन अमाउंट आपको मिल जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये सारा काम जो है इंटरनेट बैंकिंग सर्विस के थ्रू किया जा सकता है। बिल पेमेंट सर्विस, अब आप बिल भी पेमेंट कर सकते हैं, जितने भी तरीके के बिल हैं आपके। वन कैन फैसिलिटेट पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, मोबाइल फ़ोन का बिल, क्रेडिट कार्ड का बिल, इंश्योरेंस का प्रीमियम, अदर यूटिलिटी बिल। इसके अलावा जो और छूट गया हो मेरे से वो भी है ना, यहाँ तक कि आपका फास्टैग वगैरह हो गया, उनके भी बिल आप पे कर सकते हैं विदाउट गोइंग टू द साइट ऑफ दिस सर्विस प्रोवाइडर। और इसमें खासियत ये है कि इनमें किसी सर्विस प्रोवाइडर के पास आप जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका जियो का फ़ोन है तो ऐसा नहीं कि आपको जियो की वेबसाइट पर जाना है, या आपने इंटरनेट लगवा रखा है, मान लीजिए जियो फाइबर लगवा रखा है, तो जियो फाइबर की साइट पर जाने की जरूरत नहीं, आप यहीं से ही इंटरनेट बैंकिंग से ही आपका बिल पे कर सकते हैं, ठीक है। विदाउट गोइंग टू द साइट ऑफ दिस सर्विस प्रोवाइडर, एज ईच बैंक हैज टाई अप विद द वेरियस यूटिलिटी कंपनी। होता क्या है कि सभी बैंक जो है टाई अप करके रखते हैं जो यूटिलिटी कंपनीज होती हैं। मतलब कहने का, जैसे आपका डीटीएच के जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके साथ टाई अप है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का टाइप है, तो आप चाहें तो वहीं से पेमेंट कर सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज के साथ भी जो है टाई अप रहता है बैंकों का, ताकि आपको पेमेंट करने के लिए उनकी वेबसाइट पर ना जाना पड़े। इसके लिए बस एक काम करना होगा आपको, टू पे वंस बिल, ऑल यू नीड टू डू इज कंप्लीट अ सिंपल वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर ईच व्हीलर। हर एक व्हीलर के लिए आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है फ्रेंड्स। ओके, एक बार आप मतलब जो है रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, उसके बाद में हर बार जो है आपकी पेमेंट आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन सभी व्हीलर के साथ एक बार आपको करनी होगी। जैसे मान लीजिए आप यूपी के रहने वाले हैं और आपको जो है यूपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का अगर बिल भरना है, तो एक बार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ वन टाइम रजिस्ट्रेशन अपनी इंटरनेट बैंकिंग में कर दीजिए, फिर हर बार जो है पेमेंट आप कर सकते हैं। और अगर आप चाहें कि जो है रिकरिंग बिल ऑटोमेटिकली कटते जाए, तो उसके लिए एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन भी इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ही ऐड कर सकते हैं, एसआई ऐड कर सकते हैं, जिसके थ्रू क्या होगा कि जो भी बिल आएगा आपको वो ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये समझा
देखिए अभी तक अगर मतलब हम ऐसे सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो हमने ये देखा कि हम अकाउंट की डिटेल निकाल सकते हैं, उसका स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, कितना बैलेंस है, सभी तरीके के अकाउंट लगभग हम अपने इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू देख सकते हैं। हम फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी बैंक में, सेम बैंक में कर सकते हैं, अदर बैंक में कर सकते हैं, खुद के अलग दूसरे खाते में कर सकते हैं या दूसरे के खाते में कर सकते हैं। नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस किसी भी मेथड से हम इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करते हुए फंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सर्विस रिक्वेस्ट की जा सकती है अगर हम चाहें तो ऑनलाइन जो है इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू जो है चेकबुक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट हो सकता है इनमें से कुछ फैसिलिटी जो है किसी बैंक में ना मिलती हो, इट इज़ पॉसिबल, है ना? या हो सकता है कुछ एडिशनल फैसिलिटी हो जो उस किसी बैंक में मिलती हों। तो ये एक कॉमन, मैं यहाँ पर कॉमन एस्पेक्ट की बात यहाँ पर कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ओके? तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हो सकता है आपके बैंक की सर्विस हो उसमें चेक रिक्वेस्ट ऑनलाइन नहीं होती हो, इट इज़ पॉसिबल ना। लेकिन हम एक कॉमन सेंस की यहाँ पर बात करें कि कॉमनली नॉर्मली क्या ऑफर होता है, ओके? उसके बाद में बिल पेमेंट सर्विस की हमने बात की कि मतलब आप चाहें तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल, टेलीफोन का बिल, मोबाइल फ़ोन का बिल, क्रेडिट कार्ड का बिल, इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना चाहते हैं, ये सारे काम जो है आप कर सकते हैं। बस उसके लिए क्या करना है, आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है उस बिलर के साथ जिसका आप पेमेंट करना चाहते हैं। इसके अलावा आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन भी पास कर सकते हैं। एसआई का फुल फॉर्म स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होता है। जैसे हर महीने मेरे खाते से 1000 रुपये काट करके जो है आरडी बना दी जाए, जैसे एग्जांपल के लिए आरडी अगर आप बनवाते हैं हर महीने 1000 कटते हैं, तो क्या किया आपने, एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दी कि हर महीने आपके खाते से 1000 रुपये डिडक्ट होता रहे, ठीक है? रिकरिंग बिल अगर ऑटोमेटिकली आप पे करना चाहते हैं तो उसके लिए एसआई दी जा सकती है। इन्वेस्टिंग थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, अब साथ ही साथ में अब अगर आप चाहें तो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। कहाँ-कहाँ पर कर सकते हैं? जैसे आप एफडी ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आपका डीमैट अकाउंट जो है आपके सीबीएस अकाउंट से अगर लिंक है, बैंक अकाउंट से अगर लिंक है, तो उस केस में आप स्टॉक मार्केट में ईज़िली जो है मतलब ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली आपका खाता डेबिट और क्रेडिट होता रहेगा, ओके? जिस हिसाब से आप शेयर खरीदते या बेचते हैं, तो वहाँ इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। इसके अलावा सम बैंक्स एक्सटेंड द फैसिलिटी टू परचेज म्यूचुअल फंड डायरेक्टली थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम। तो ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू या ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू आप म्यूचुअल फंड भी परचेज कर सकते हैं। कुछ बैंकों ने ये भी सर्विस ऑफर कर रखी है। तो हमने इन्वेस्टमेंट का देखा, आप एफडी ओपन कर सकते हैं बैंकों में, अभी ईएफडी का कॉन्सेप्ट आ चुका है। आप डायरेक्टली एफडी खोल दीजिए, ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है। उसको तोड़ भी सकते हैं ईएफडी को, आपको ब्रांच तब भी विजिट करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा डीमैट अकाउंट और बैंक अकाउंट को अगर आप लिंक कर देते हैं, तो आप आराम से स्टॉक मार्केट में शेयर परचेज और सेल कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड भी परचेज किया जा सकता है ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग को यूज़ करते हुए। तो ये सारी फैसिलिटी है जो अभी अवेलेबल है इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज में। रिचार्ज, आप प्रीपेड फ़ोन का अपने रिचार्ज कर सकते हैं, नाउ नाउ वन कैन टॉप अप प्रीपेड मोबाइल कार्ड बाय लॉगिंग इनटू इंटरनेट बैंक। अपने इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करिए, अपना टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जो आपका एयरटेल वगैरह, जियो वगैरह है उसको सेलेक्ट करिए, अपना मोबाइल नंबर डालिए, जितने अमाउंट का रिचार्ज करना है आपको करिए और जो है आपका मोबाइल फिर से ऑपरेशनल हो जाएगा। फिर आता है शॉपिंग की जा सकती है इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करते हुए। विथ अ रेंज ऑफ ऑल काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स वन कैन शॉप ऑनलाइन एंड द पेमेंट इज ऑल्सो मेड कन्वीनियंटली थ्रू अकाउंट। तो मतलब जो है आप आसानी से शॉपिंग कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करके, और पेमेंट भी जो है कन्वीनियंटली आपके अकाउंट से कर दी जाती है। आप रेलवे का टिकट खरीद सकते हैं, आप हवाई जहाज़ का टिकट खरीद सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करते हुए। मतलब वहाँ पर सारा कुछ परचेजिंग कीजिए और आफ्टर दैट आप पेमेंट कर दीजिए। इसके लिए ज़रूरी है कि जैसे आपको रेलवे का टिकट खरीदना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि बैंक का टाई अप होना चाहिए रेलवे के साथ में। तो बैंक इंडस्ट्री ने शुरू किया, वन टू वन टाई अप करना शुरू किया, यानी एक बैंक ने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप किया रेलवे के साथ में। तो अब क्या हुआ, जैसे रेलवे का टाई अप हो गया मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का कस्टमर अगर जो है इंटरनेट बैंक रेलवे से टाई अप हो चुका है, तो अब रेलवे वाले एक्सेस कर देंगे, अलाउ कर देंगे बैंक ऑफ बड़ौदा का इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज। तो होगा क्या कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा से इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहें तो अलाउ होगा। तो इस तरीके मतलब वन ऑन वन, वन टू वन जो है मैपिंग शुरू हुई। मतलब अब इसमें क्या हुआ, प्रॉब्लम बहुत सारी हुई। प्रॉब्लम क्यों हुई? क्योंकि हर, अब सोचिए जो है पीएनबी को भी जो है रेलवे से टाई अप करना पड़ा, बीओबी को भी करना पड़ा, एसबीआई को भी, केनरा बैंक को भी, इलाहाबाद ग्रामीण बैंक को भी, तो सारे बैंकों को इस तरह से टाई अप करना पड़ा। तो ये बहुत ज़्यादा कम्बरसम प्रोसेस हुई। तो उसके लिए क्या हुआ, स्लोली सम बैंक्स एंड सम ऑर्गेनाइजेशन मैच्योर्ड टू अ सिचुएशन दैट दे क्रिएटेड अ कॉमन स्टैंडर्ड फॉर डाटा एक्सचेंज एंड रूटीन्स, अ कॉमन सेट ऑफ एग्रीड टेक्निकल डिटेल फॉर साइट टू साइट हैंडशेक बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब कहने का ये हुआ कि उन्होंने ये आवश्यकता महसूस की कि अब वन टू वन मैपिंग करने की जरूरत नहीं, ऐसा करो कि एक कॉमन स्टैंडर्ड सेट करो ताकि सभी के सभी जो है उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए ईजिली कनेक्ट हो पाए। बस इतनी सी बात यहाँ पर कही गई है। दिस वे, इस तरीके से मैनी काउंटर पार्टीज कैन रजिस्टर
विद द वन। तो एक जो है एक के साथ में कई सारी काउंटर पार्टीज कॉमन स्टैंडर्ड को यूज करते हुए ऐड हो सकती हैं। जैसे अभी यूपीआई देखिए जो है ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो यूपीआई है तो अब उसमें चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा यूपीआई ऑफर करे, चाहे एसबीआई, चाहे जो भी बैंक यूपीआई ऑफर करेगा, यहाँ कॉमन स्टैंडर्ड है, सभी ऑफर कर सकते हैं। ओके, तो वही हुआ कि मैनी काउंटर पार्टीज कैन रजिस्टर विद द वन, एक के साथ कई काउंटर पार्टी रजिस्टर कर सकती हैं। इन दिस इज द केस ऑफ वन टू मैनी एक्सचेंज। यहाँ पर क्या हुआ, वन टू मैनी एक्सचेंज स्टार्ट हुआ, जहाँ पर वन ऑर्गेनाइजेशन बैंक जो है होस्ट द सॉफ्टवेयर वेयर अदर्स कनेक्ट देयर साइट टू द ऑनलाइन एक्सचेंज। तो वहाँ पर वन टू मैनी का कॉन्सेप्ट आया। पहले वन टू वन हुआ, रेलवे ने बैंक ऑफ बड़ौदा से कॉन्टैक्ट किया, अब वन टू मैनी का हुआ, बैंक जो है सेम रहा और मैनी जो है लोगों ने अपनी वेबसाइट को कनेक्ट किया बैंक से। जैसे यहाँ पर इंडियन रेलवे हो गया, इंडियन एयरलाइंस हो गई, है ना, ये इन सभी लोगों ने अपनी वेबसाइट को कनेक्ट किया बैंक के साथ में। द नेक्स्ट लॉजिकल एक्सटेंशन इज टू क्रिएट मैनी टू मैनी एक्सचेंज। अब अभी भी जरूरत पूरी नहीं हुई, क्योंकि पहले हमने वन टू वन किया, फिर उसके बाद में हमने वन टू मैनी किया, एक से मैनी को, लेकिन इससे भी हमारी जरूरत पूरी नहीं हुई। तो कॉन्सेप्ट आया जो है जा करके लास्ट में मैनी टू मैनी, मतलब जो है कोई कितने भी लोगों से कांटेक्ट कर सकता है, मैं भी कितने से कांटेक्ट कर सकता हूं, है ना, ये हुआ। तो मैनी टू मैनी का कॉन्सेप्ट है कि कितने भी ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट कर सकती है, ताकि वो एक दूसरे के साथ डाटा एक्सचेंज कर सके और पेमेंट आसानी से हो सके। तो ये बात हो गई फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर देखा कि इन्वेस्टिंग, मतलब अभी तक हमने क्या देखा है कि जो है कस्टमर क्या क्या कर सकता है। देखिए, पहला तो आप अपने पूरे अकाउंट की डिटेल एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा हमने देखा कि जो है आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं नेफ्ट, आरटीजीएस वगैरह का यूज करते हुए। नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, ये सारी फैसिलिटी विद इन इंटरनेट बैंकिंग अवेलेबल रहती है। आप जो है चेकबुक वगैरह, डिमांड ड्राफ्ट, स्टॉप चेक वगैरह जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आप टेलीफोन का बिल, मोबाइल का बिल, ये सारी बिल पेमेंट सर्विसेज का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि आप ऑनलाइन एफडी खोल सकते हैं, यानी इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। आप एफडी खोल सकते हैं, आप डीमैट अकाउंट को अपने सीबीएस अकाउंट से या बैंक अकाउंट से लिंक करके शेयर की सेल और परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा म्यूचुअल फंड भी परचेज किया सकता है। फिर हमने देखा आप रिचार्ज कर सकते हैं प्रीपेड फ़ोन को, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर हमने शॉपिंग की बात की कि शॉपिंग में आप जो है अगर आपका इंटरनेट बैंकिंग है तो शॉपिंग की जा सकती है। आप रेलवे का टिकट, एयर टिकट वगैरह परचेज कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा हमने टेक्निकल डिटेल देखी, मतलब होता क्या है। तो यहाँ पहले हमने देखा वन टू वन टाई अप किए गए, एक बैंक का एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे रेलवे के साथ टाई अप हुआ, लेकिन इससे बात नहीं बनी, तो आगे बढ़े हम और हमने क्या किया, वन टू मैनी एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट लाया, यानी एक बैंक जो कि होस्ट बना और बाकी सारे जो है जो ऑनलाइन एक्सचेंज करने के लिए अदर को उस बैंक से कनेक्ट किया गया। इससे भी बात नहीं बनी, तो हम नेक्स्ट लॉजिकल एक्सटेंशन पर गए और हमने मैनी टू मैनी एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट लाया, ताकि काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे के साथ, सभी ऑर्गेनाइजेशन सभी के साथ में एक सिंगल गो में जो है डाटा को एक्सचेंज कर सके फ्रेंड्स। ओके, तो इतने सारे फीचर्स हैं प्रोडक्ट में, इंटरनेट बैंकिंग प्रोडक्ट में इतने सारे फीचर अवेलेबल हैं जो कस्टमर को अवेलेबल होते हैं। अब हो सकता है इनमें से आपसे सिंपल एक लाइन में ही पूछा जाए कि इनमें से कौन कौन सी फैसिलिटी है जो इंटरनेट बैंकिंग सर्विस को, मतलब इंटरनेट बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडर देता है, मतलब इंटरनेट बैंकिंग यूजर को मिलती है। वो आपसे पूछ लेंगे क्या इन्वेस्टमेंट किया सकता है, क्या आप प्रीपेड फ़ोन को रिचार्ज कर सकते हैं, क्या आप पोस्टपेड फ़ोन का बिल पे कर सकते हैं, क्या आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हो। इस तरीके बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो लगभग ये सारी चीज़ें जो मैंने आपसे कही अभी, ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं फ्रेंड्स इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज का यूज करते हुए। कुछ ज़्यादा टेक्निकल नहीं है चैप्टर, है ना, इजी पीजी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। अब यहाँ पर देखिए प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंटरनेट बैंकिंग की हम बात करेंगे। तो इंटरनेट बैंकिंग से प्रॉफिट क्या हुआ बैंकों को, उसके बारे में बात करेंगे। द इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट बैंकिंग ऑन बैंक्स प्रॉफिटेबिलिटी सिग्निफिकेंट एज इट कट्स द ऑपरेशनल कास्ट। तो अगर हम देखें तो जो प्रॉफिटेबिलिटी पर इफेक्ट है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये ऑपरेशनल कास्ट को घटा देता है, कट कर देता है। इंटरनेट बैंकिंग की प्रॉफिटेबिलिटी को हम नीचे डिस्क्राइब कर रहे हैं। पहला जो प्रॉफिटेबिलिटी का पॉइंट है वो ये है, न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम फ्रॉम ट्रांजैक्शंस एंड यूजर फीस। तो मतलब एक तरीके से नया रेवेन्यू जनरेट करने का तरीका मिल गया है। ट्रांजैक्शन करने पर कस्टमर के यूजर से फीस वगैरह ली जाती है, उसके तौर पर हम नया रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर चुके हैं इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज ऑफर करके। द इंटरनेट इनेबल्ड इंस्टीट्यूशन टू रियलाइज न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम थ्रू सर्विसेज एंड ट्रांजैक्शन फीस चार्ज टू यूजर फॉर न्यू सर्विसेज नाउ मेड पॉसिबल। तो जो भी इंटरनेट बैंकिंग अवेलेबल करवाते हैं इंस्टीट्यूशन, उन्होंने देखा कि एक नया रेवेन्यू जनरेट करने का तरीका उनको मिल गया है, क्योंकि जो है जो भी सर्विसेज आप ऑफर करते हैं उसके बदले में आप कुछ ना कुछ पैसे देते हैं। दीज फीस इनेबल द इंस्टीट्यूशन टू ऑफसेट मच ऑफ द एक्सपेंसेस इनकर्ड टू प्रोवाइड द सर्विसेज। तो जो फीस मिलती है इंटरनेट बैंकिंग का, अगर मान लीजिए कोई बैंक है जो कि हर साल जो है हर कस्टमर से 100 रुपये लेता है इंटरनेट बैंकिंग ऑफर करने के, तो उससे जो ये 100 रुपये मिलते हैं, उससे जो भी इंटरनेट बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करने के जो भी खर्चा होता है। अब खर्चा क्या होता है इंटरनेट बैंकिंग प्रोवाइड करने के, भाई अभी हमने देखा कि डेडिकेटेड वेब सर्वर होता है, वेबसाइट होगी,
होगी, वेब सर्वर होगा, बैक एंड में और भी चीज़ें लगी होंगी, फायरवॉल होगी, तो उन सब का खर्चा जो भी होता है वो सब इस फीस से निकल जाता है। इन इंडिया इंटरनेट बैंकिंग कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग रेमिटेंस एट ए फी। IMPS, नेफ्ट, आरटीजीएस जब कोई कस्टमर करता है तो उसके हम सर्टेन फीस चार्ज करते हैं। अगर वो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर रहा है तो उस पर भी हम फीस चार्ज कर सकते हैं, जिससे हमें नया मतलब जो है कुछ पैसे मिल जाते हैं, कुछ कमाई हो जाती है। मैनी बैंक्स हैव एडेड मैनी अदर सर्विसेज। अब इसके अलावा काफ़ी सारे बैंकों ने कुछ और सर्विसेज ऐड कर रखी जिससे वो कमाई करते हैं। जैसे आप ऑनलाइन टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप टैक्स पेमेंट करते हैं तो हो सकता है 20 रुपये, 50 रुपये, जो भी जा। रेलवे टिकट की बुकिंग करते हैं तो भी बैंक को कुछ सर्टेन अमाउंट मिलता है। ऑनलाइन डोनेशन कर सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन को, टेम्पल्स को कर सकते हैं। स्कूल या कॉलेज की फ़ीस पेमेंट की जा सकती है। तो इन सभी जगहों पर जब भी पैसा का ट्रांजैक्शन होगा, उन सभी सर्विसेज के बदले में, है ना, बैंक जो है आपसे कुछ सर्टेन अमाउंट लेता है, कुछ पैसा लेता है, और इस तरीके से बैंक को रेवेन्यू जनरेट होकर के आता है, मतलब नई स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू, है ना, न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम फॉर ट्रांजैक्शन एंड यूजर फीस। तो यूजर फीस जो हम चार्ज करते हैं, प्लस जो है जो ट्रांजैक्शन होता है पर ट्रांजैक्शन कास्ट, जो हम मतलब पैसे लेते हैं कस्टमर से, उसके थ्रू हमें कुछ राजस्व या फिर जो है कुछ कमाई होती है। ओके, तो इसमें क्या होता है, जो फीस हम अपने यूजर से लेते हैं, उससे जो भी हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो भी खर्चे होते हैं उनको बैलेंस कर ले जाते हैं। उसके अलावा जो हम नेफ्ट, आरटीजीएस, IMPS वगैरह ऑफर करते हैं, उसमें पर ट्रांजैक्शन भी हम फीस चार्ज करते हैं अपने कस्टमर से। इसके अलावा और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो ऐड की हैं कुछ बैंकों ने। जैसे टैक्स की पेमेंट आप कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग से, रेलवे टिकट की बुकिंग कर सकते हैं, एयर टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप डोनेशन कर रहे हैं तो वो भी उस इंटरनेट बैंकिंग में अवेलेबल है। कॉलेज या स्कूल की फ़ीस की पेमेंट भी आप किसी अपने इंटरनेट बैंकिंग सर्विस से कर सकते हैं, और उसके बदले में, इन सभी सर्विसेज के बदले में, जो भी कस्टमर होगा वो हमको कुछ ना कुछ रुपए, पैसे दे करके ही जाता है, और इस तरीके से हमें कमाई होती है। कास्ट सेविंग होती है। जब भी इंटरनेट बैंकिंग यूज़ होती है तो एक कस्टमर जो है आपका ब्रांच में आकर के ट्रांज़ैक्शन करेगा तो 20 रुपए अगर खर्चा होते हैं, तो इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करता है तो आपको आपके 1 या 2 रुपए खर्चा होते हैं। तो इस तरीके से कास्ट सेविंग भी बैंकों के लिए होती है। इंस्टीट्यूशन हैव दैट हैव पुट सर्विसेज ऑनलाइन हैव cost saving in back office and front office operation, from deposit to statement processing to loan application processing and customer service। तो जिन्होंने भी इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल करवा रखी है उनका कास्ट सेविंग हो जाती है। कहाँ? बैक ऑफिस में भी होती है। जो बैक ऑफिस के लोग होते हैं उनकी संख्या कम हो जाती है। फ्रंट ऑफिस में भी उतने लोगों की ज़रूरत नहीं है। डिपॉजिट लेना है ना, डिपॉजिट, ये एक खाते से दूसरे खाते में पैसा ट्रांसफ़र करना है, स्टेटमेंट जनरेट करना है, लोन के लिए अप्लाई करना है, कस्टमर को और भी कोई सर्विस प्रोवाइड करना, तो ये सारी चीज़ें अगर ऑनलाइन हो जाती हैं तो कस्टमर को ब्रांच में विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इस तरीके से जहाँ 6 स्टाफ मेंबर लगते हैं एक ब्रांच को चलाने में, वहीं पर वो काम 3 स्टाफ मेंबर से चलाया जा सकता है या चलाया जाता है करंट टाइम पे। ओके, तो ये होता है। द इंटरनेट हेल्प्स एन इंस्टीट्यूशन इन स्ट्रीमलाइनिंग इट्स ऑपरेशनल अक्रॉस द बोर्ड। ठीक है, तो ये होता है, इंटरनेट हेल्प करता है बैंक मतलब किसी भी संस्था को या बैंकों को, कि ताकि वो जो भी उनकी सर्विसेज हैं उनको स्ट्रीमलाइन कर सके और सभी लोगों को ऑफर कर सके। तो कास्ट सेविंग भी होती है इससे। उसके बाद में क्रॉस सेलिंग का बेनिफिट रहता है। जब आप इंटरनेट बैंकिंग किसी कस्टमर को ऑफर करते हैं तो आप जो है अपने प्रोडक्ट को क्रॉस सेल कर सकते हैं। क्रॉस सेलिंग क्या होती है? ये होता है फ्रेंड, जैसे आप किसी को सेविंग अकाउंट दे रखा है आपने, और उसको जो है आपने म्यूचुअल फंड बेच दिया था, तो इस तरीके से क्रॉस सेलिंग होती है। क्रॉस सेलिंग इज ए वेरी प्रॉमिसिंग एरिया फॉर रेवेन्यू ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, बैंक वगैरह होते हैं, उनके लिए रेवेन्यू ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा जो है एरिया है क्रॉस सेलिंग। इवन दो अभी बैंकिंग इंडस्ट्री कहीं हद तक जो है क्रॉस सेलिंग में उलझती चली जा रही है, हम मेन काम को छोड़ करके क्रॉस सेलिंग पर ही फोकस करना शुरू कर चुके हैं। ठीक है, तो न्यू कस्टमर्स आर अट्रैक्टेड टू एन इंस्टीट्यूशन थ्रू ईज ऑफ यूज एंड रेंज ऑफ सर्विसेज दैट दे कैन गेट फ्रॉम वन स्टाफ ऑन द वेबसाइट। तो कस्टमर जो होते हैं, नए नए कस्टमर, वो अट्रैक्ट कब होते हैं इंस्टीट्यूशन के पास, कि जो उनकी वेबसाइट है उसको आसानी से यूज कर सकें, और जो वैरायटी ऑफ सर्विसेज है, कितने तरीके की सर्विसेज उन्हें एक वेबसाइट पर एक जगह पर मिल जाती हैं, उसके द्वारा नए नए कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं। अब अगर नया कस्टमर अट्रैक्ट होगा तो आप उसको नए प्रोडक्ट भी ऑफर कर सकते हैं। बैंक आर आल्सो ऑफरिंग कस्टमाइज्ड ऑफर्स टू देयर कस्टमर थ्रू इंटरनेट बैंकिंग एज पर देयर कस्टमर कैटेगरी। तो जिस तरीके का कस्टमर है उसके हिसाब से कस्टमाइज ऑफर देते हैं। जैसे अगर कोई कस्टमर जो है हाई वैल्यू कस्टमर है तो उसको हाउसिंग लोन वगैरह ऑफर किया जाता है। अगर लो वैल्यू कस्टमर है उसको कार लोन, बाइक लोन, जिस हिसाब से जिसकी जो पोटेंशियल है उसके हिसाब से उसको कस्टमाइज
ऑफर दिया जाता है। सम बैंक्स आर एक्सटेंडिंग लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड टू देयर कस्टमर होल्डर थ्रू इंटरनेट बैंकिंग। अब कुछ बैंक, एक एग्जांपल ही है फ्रेंड्स कि कुछ बैंक जो है अगर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू जो है क्रेडिट कार्ड अगर अप्लाई करते हैं तो लाइफ टाइम के लिए फ्री जो है आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। बैंक्स आर यूटिलाइजिंग देयर नेट बैंकिंग चैनल ऑफरन फॉर क्रॉस सेलिंग। तो अभी बैंक जो है नेट बैंकिंग जो चैनल है उसको क्रॉस सेलिंग के लिए यूज करना शुरू कर चुके हैं। इंटरनेट बैंकिंग क्या करता है, इनेबल करता है बहुत सस्ता, आसान और फास्ट चैनल टू रीच कस्टमर। कस्टमर को आसानी से आप पहुंच सकते हैं। मार्केट न्यू प्रोडक्ट, एक्सटेंड कस्टमर एजुकेशन, कस्टमर को जानकारी भी बढ़ाई जा सकती है, नए प्रोडक्ट की मार्केटिंग की जा सकती है। अब सोचिए जैसे किसी बैंक के अगर 20 करोड़ जो है कस्टमर है मान लेते हैं और वो इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं, तो जो होम पेज होता है अगर वहाँ पर एक एडवर्टीजमेंट डाला जाए और एक दिन में अगर 10 लाख कस्टमर लॉगिन करते हैं इंटरनेट बैंकिंग को, तो ये जो वेब पेज पर जो आपने एडवर्टीजमेंट डाला है उसको कितने लोग देखते हैं, 10 लाख लोग देखते हैं। तो इस तरीके मतलब इंटरनेट बैंकिंग जो है वो क्या करती है, नए प्रोडक्ट को जो है मार्केटिंग करने में, है ना, कस्टमर को गाइड करने में जो है बहुत ज़्यादा सुविधा उपलब्ध करवाती है। इंटरनेट इनेबल चीप, फास्ट एंड वाइड स्प्रेड कम्युनिकेशन टू नॉन कस्टमर। सिमिलरली जो नॉन कस्टमर होते हैं उनके लिए भी जो है सस्ता और आसानी से और तेज़ी से फैलने वाला कम्युनिकेशन का जरिया प्रोवाइड करती है। सो इन मार्केटिंग एंड प्रमोशन दिस प्लेटफॉर्म इज क्वाइट यूजफुल। तो मार्केटिंग और प्रमोशन में आप इस प्लेटफॉर्म को अच्छा खासा यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो क्रॉस सेलिंग में भी इंटरनेट बैंकिंग हमको हेल्प कर सकती है, इतना आप समझ गए। फिर उसके बाद कस्टमर रिटेंशन में भी हेल्प करता है। जो आपका इंटरनेट बैंकिंग है वो कस्टमर रिटेंशन में भी, कस्टमर रिटेंशन मतलब कस्टमर को होल्ड करके रखना, मतलब वो आपका बैंक छोड़ करके ना जाए, ये होता है कस्टमर रिटेंशन। As full range of services is made accessible on banks' internet banking websites, existing customer will more likely to stay with the bank and new will entice to join। चूँकि फुल रेंज की सर्विसेज मतलब ज़्यादातर सर्विसेज आपके इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट पर अगर ऑफर की जाती हैं तो जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो बैंक के साथ स्टे करना पसंद करेंगे और जो नए कस्टमर हैं वो भी मतलब जो है उनको भी अच्छा लगेगा या वो लालच में आएंगे ज्वाइन करने के लिए। ऑनलाइन कस्टमर्स आर मोर लाइकली to become captive user of multiple services as a result of the stickiness value of the bank's internet banking services वेबसाइट। ठीक है, तो जो नए जो ऑनलाइन कस्टमर होते हैं जो ब्रांचों में नहीं जाना चाहते हैं वो ज़्यादा मतलब आपके साथ में जुड़े हुए रहेंगे आपके साथ में हमेशा, अगर आपकी इंटरनेट बैंकिंग जो सर्विसेज है वो वेबसाइट जो है वो अच्छी सर्विसेज ऑफर करती है। ठीक है, स्टैटिस्टिक कलेक्टेड फ्रॉम बैंकिंग इंडस्ट्री शोज दैट कस्टमर यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग and in particular customer using electronic bill payments are far more likely to remain customer of their bank। मतलब जो रिसर्च कहती है उसके हिसाब से बोलते हैं कि जो कस्टमर बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज को यूज करते हैं या जो इलेक्ट्रॉनिक बिल पेमेंट करते हैं जो है आपके इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज का यूज करके, वो आपके कस्टमर बने रहेंगे, बैंकों के कस्टमर बने रहेंगे, ऐसा जो है डेटा बताता है। ड्यू टू इंटरनेट सर्विसेज, है ना, इन अ जनरलाइज टर्म इंटायर डिजिटल सर्विसेज have modified the customer business needs, expectation and support need from the बैंक। तो इंटरनेट की वजह से, जो इंटरनेट आया उसकी वजह से क्या हुआ कि जो कस्टमर की जो नीड थी, जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी और जो बैंकों का सपोर्ट था वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, पहले के जैसा नहीं रहा। जैसे पहले सैटरडे संडे अगर छुट्टी है बैंकों में या संडे के दिन छुट्टी है तो उस दिन कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन अभी वैसा नहीं रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ इंटरनेट। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स, हमने देखा कि कस्टमर रिटेंशन में भी जो है इंटरनेट बैंकिंग हमको काफ़ी हेल्प करती है। अब यहाँ पर देखेंगे अकॉर्डिंग टू ग्लोबल कंज्यूमर बैंकिंग सर्वे ऑफ MS अर्नेस्ट एंड यंग। तो ये एक संस्था है, कंपनी है अर्नेस्ट एंड यंग, जिन्होंने जो है ग्लोबल कंज्यूमर सर्वे किया हुआ है। तो उनके हिसाब से कंज्यूमर लुक फॉर प्राइमरी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, PFSP, प्राइमरी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, नॉट अ बैंक ओनली लाइक अर्लियर। तो मतलब उनका कहने का ये है कि अर्नेस्ट और यंग ने ये पाया कि कस्टमर जो है एक प्राइमरी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर चाहता है, केवल बैंक ही नहीं। जैसा पहले सिर्फ हम बैंकों की तरफ देखते थे, अब ऐसा नहीं है। बैंक, NBFC, कोई भी प्राइवेट फाइनेंसर कोई भी मिल जाए, हमें उससे मतलब नहीं है। बस हमारा काम होना चाहिए कि हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जानी चाहिए। ये सर्वे कहता है। कस्टमर क्या प्रेफर करता है उन्होंने देखा, तो कस्टमर प्रेफर करता है ट्रांसपेरेंसी ऑफ प्राइसिंग, प्राइसिंग में ट्रांसपेरेंसी हो। मतलब अगर आप मेरे से 6% इंटरेस्ट पर मुझे लोन दे रहे हैं तो सामने वाले को भी 6% पर ही देना, ऐसा ना करेगा आप उसको 5.5% पर दे दें। तो मतलब प्राइसिंग में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ऑफर आपके सिंपल होने चाहिए, बिहेवियरल ईज और यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस चैनल होनी चाहिए। लोग मतलब अच्छा व्यवहार लोगों के साथ में किया जाना चाहिए, चाहे वो डिजिटल वर्ल्ड में हो चाहे फिजिकल वर्ल्ड में हो। मोर और बेटर एडवाइस
सॉल्विंग कस्टमर्स प्रॉब्लम, मतलब जो है अच्छी सलाह मिले और जो है कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व हो, ये सारी चीज़ें आज का कस्टमर प्रेफ़र करता है। प्राइसिंग में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, यानी इक्वल जो है सबको मिलना चाहिए। अगर आप जो है सेविंग अकाउंट पर 4% इंटरेस्ट दे रहे हैं तो सबको दीजिए, किसी के साथ भेदभाव ना करिए, है ना? ऑफ़र जो है आपका सिंपल होना चाहिए, समझ में आना चाहिए और जो बिहेवियर होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए सभी चैनल में, चाहे वो कस्टमर ब्रांच विज़िट करे, चाहे डिजिटल चैनल पर जाए, हर जगह उसको अच्छा व्यवहार मिलना चाहिए, अच्छी एडवाइस उसको मिलनी चाहिए। अगर वो इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहता है, उसके लिए एडवाइस माँगता है, तो अच्छी एडवाइस होनी चाहिए और जो कस्टमर है उसको जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश की जानी चाहिए बैंकों की। अगर ऐसा आप करते हैं, तो इन सभी ऐसे बैंकों को कस्टमर प्रेफ़र करता है। ग्रेटर यूज़ ऑफ डाटा टू एम्पावर कस्टमर, साथ ही साथ वो चाहता है कि बैंकों को चाहिए कि वो कस्टमर को एम्पावर करने के लिए डेटा का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। क्विक और अर्ली रिस्पॉन्स होना चाहिए। कस्टमर की कोई क्वेरी है, कस्टमर की कोई प्रॉब्लम है, तो उसका क्विक और अर्ली रिस्पॉन्स होना चाहिए। ओवरऑल एक्सपीरियंस उसका अच्छा होना चाहिए। ये सारी कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है। क्विक एंड अर्ली रिस्पॉन्स, तो ये तो काफ़ी दूर की खीर हो गई, क्योंकि एक ब्रांच में 2000 कस्टमर अगर दिन भर में आते हैं, कुल मिलाकर के 3 स्टाफ मेंबर हैं अगर आप, या 4 स्टाफ मेंबर हैं, तो एक आदमी को 500 लोगों को डील करना है, तो क्विक और अर्ली रिस्पॉन्स तो पॉसिबल ही नहीं है और ये बैंकिंग सिस्टम की प्रॉब्लम है ना? हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग तो मतलब अपना ब्रांच स्टाफ मेंबर तो जुटे ही होते हैं। लेकिन अब जब हमारे पास में 2000 लोग आ गए हैं और हमारे पास में टोटल स्टाफ ही जो है 4 लोग हैं, तो आप कितने लोगों को एंटरटेन कर देंगे, कितने लोगों के काम जल्दी से जो है सॉल्व कर देंगे फ्रेंड्स, ओके। तो ये है मतलब जो है अर्नेस्ट और यंग की जो फाइंडिंग है, वो मैंने आपको यहाँ पर समझाया। तो हमने ये देखा फ्रेंड्स जो है कि प्रॉफ़िटेबिलिटी की बात मैंने की थी, तो ये थोड़ा-सा बस ये हेडिंग्स ज़रूर ध्यान करके जाइए कि इंटरनेट बैंकिंग की प्रॉफ़िटेबिलिटी की अगर हम बात करें, तो प्रॉफ़िट क्या होता है? एक तो नया ज रेवेन्यू जनरेट करने का तरीका मिला है पर ट्रांज़ैक्शन, और यूज़र से फ़ीस लेकर के आप नया रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। कॉस्ट सेविंग होती है। इंटरनेट बैंकिंग अगर आप ऑफ़र करते हैं, तो आपको फ्रंट ऑफ़िस, बैक ऑफ़िस इन सभी जगहों पर कॉस्ट कटिंग करने का मौका मिलता है। क्रॉस सेलिंग का मौका भी आपको इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू मिलता है। आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट ऑफ़र कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करते हुए। पुराने कस्टमर को होल्ड कर सकते हैं, नए कस्टमर को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर आप इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज़ अच्छी तरीके से ऑफ़र कर सकते हैं। उसके बाद में जो है एक कंपनी अर्नेस्ट और यंग ने जो फाइंडिंग्स की थी, उसके हिसाब से कस्टमर अब सिर्फ़ बैंक की तरफ ही नहीं देखता अपनी फाइनेंशियल नीड के लिए, उसे बस एक पीएफएसपी चाहिए, प्राइमरी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर चाहिए। पहले वो बैंक की तरफ देखता था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। कोई भी, जैसे हम ही लोग जो है, मान लीजिए अगर बैंक से लोन नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं? अभी हम लोग गोल्ड लोन लेना शुरू कर चुके हैं। मुथूट फाइनेंस में जाते हैं या किसी भी कंपनी में जाते हैं जहाँ पर गोल्ड रखा और तुरंत ही पैसे ले करके चले आए। उतना ही लोन लेने के लिए बैंक में हो सकता है हमको बहुत सारा कागज़ी कार्रवाई ये वो करना पड़े, है ना? इसी तरीके से बजाज फाइनेंस वगैरह से फाइनेंस करवा लेता है। आदमी को बाइक वगैरह लेनी होती है, वो बजाज फाइनेंस में जाता है, अपना फाइनेंस करवा ले, 70-75 हज़ार रुपए का फाइनेंस, वो बहुत तेज़ी के साथ काम करते हैं। बैंक इतनी तेज़ी से, या हम ही लोग इतनी तेज़ी से काम नहीं कर सकते। उसके पीछे बहुत सारी गाइडलाइन है, 150 पेज का वो डॉक्यूमेंट बनता है। साइन करते-करते कस्टमर परेशान हो जाता है, बाकी तो और छोड़ ही दिया जाए ना। तो मतलब थोड़ा चेंजेज़ की ज़रूरत है। मैं जो सीरियसली अगर यहाँ पर कहा जाए ना, तो बैंकिंग इंडस्ट्री को एक जो है चेंज की ज़रूरत है, अगर वो चाहता है कस्टमर की नीड को फुलफ़िल करना। ख़ैर उसी चीज़ को ही मीट करने के लिए इंटरनेट बैंकिंग हो गई, मोबाइल बैंकिंग हो गई, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और जो नई जनरेशन है वो नॉर्मली जो है ब्रांच जाना प्रेफ़र इसीलिए नहीं कर रही है, क्योंकि उसका काम जो है इन सभी चीज़ों से हो जा रहा है। तो कस्टमर प्रेफ़र क्या करता है, ये भी हमने आपको बताया। प्राइस में ट्रांसपेरेंसी उसको पसंद है, ऑफ़र अच्छा होना चाहिए, अच्छा बिहेवियर किया जाए उसके साथ में, अच्छी एडवाइस दी जाए, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है, उसका क्विक और अर्ली रिस्पॉन्स उसको मिले और ओवरऑल एक्सपीरियंस उसका अच्छा रहे, ये सारी चीज़ें कस्टमर प्रेफ़र करते हैं इंटरनेट बैंकिंग में, ठीक है? तो ये हो गया फ्रेंड्स जो है हमारा इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, उसके बारे में। और इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच।